नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका। शाम के 6 बज चुके हैं और अब वक्त है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का, जिसमें सबसे पहले नजर डालेंगे 6 बड़ी खबरों पर। जिसमें पहली खबर है अब्दुल्ला आजम से जुड़ी हुई। दरअसल विधायकी रद्द होने के बाद अब अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से भी काट दिया गया है। इस पर विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खबर है ओपी राजभर को लेकर, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि सपा सरकार में सिर्फ व्यापार हुआ। तीसरी खबर है छात्रवृत्ति हड़पने के लिए 3000 फर्जी खाते खोले गए। अल्पसंख्यक SC ST गरीब छात्रों के ये रुपए हड़पे गए हैं। चौथी खबर है कुरू नेशनल पार्क में 12 और चीतों को छोड़ा गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को 8 चीते छोड़े थे, जिसके बाद में अब चीतों की कुल संख्या 20 हो चुकी है। इस पर विस्तार से आपको बताएंगे। पांचवी खबर हरदोई में बड़ा सड़क हादसा, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। और छठी खबर है देश में शिवरात्रि की धूम। PM मोदी, CM योगी समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी है शिवरात्रि की। तो इन 6 खबरों पर तो हमारी नजर रहेगी ही। इसके अलावा और भी तमाम खबरों पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो 6 बजे की बड़ी खबरों पर रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले बदायूं से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बदायूं में गंगा नदी में 5 छात्रों के डूबने से हड़कंप मच गया है। सभी छात्र MBBS के बताए जा रहे हैं। गंगा नदी में 5 छात्र डूबे हैं, 3 छात्र लापता बताए जा रहे हैं और लापता छात्रों की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। महाशिवरात्रि पर गंगा स्नान करने के लिए छात्र गए थे। बाहर निकाले गए छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदायूं के DM और SSP घटना स्थल पर मौजूद हैं। उझानी कोतवाली के कछला घाट का पूरा मामला बताया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है। CM योगी ने गंगा में डूबने से हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। SDRF और NDRF की टीम फिलहाल रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उझानी कोतवाली के कछला घाट का पूरा मामला ये बदायूं से बताया जा रहा है, जहां पर MBBS के छात्र जो है वो गंगा में नहाने के लिए गए थे। आज महाशिवरात्रि का ये पर्व, और इस पर्व पर MBBS के छात्र जो हैं वो गंगा में नहाने के लिए गए थे, लेकिन इसी दौरान छात्र वहां पर डूब गए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है। फिलहाल SDRF और NDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो गंगा नदी में 5 छात्रों के डूबने से उनकी मौत का मामला ये सामने आया। सभी छात्र MBBS के बताए जा रहे हैं। और लापता छात्रों की तलाश में गोताखोर जुटे हुए। महाशिवरात्रि पर गंगा स्नान करने के लिए छात्र गए थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर छात्रवृत्ति हड़पने के लिए 3000 फर्जी खाते खोले गए। छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए इन खातों को खोला गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां अल्पसंख्यक SC ST गरीब छात्रों के ये रुपये हड़पे गए हैं। 3000 से ज्यादा फर्जी खातों को खोला गया है। अल्पसंख्यक SC ST गरीब छात्रों के रुपये हड़पे गए हैं। इसमें फिनो पेमेंट बैंक के माध्यम से कई सालों से ये जो खेल है वो पूरा चला रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के नाम पर भी खाते इसमें मिले हैं। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए ये खाते खोले जाते हैं। ED की 6 शहरों के 22 ठिकानों पर छापेमारी में ये बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों के ठिकानों से करीब 37 लाख रुपए बरामद किए गए। वहीं 956 अमेरिकी डॉलर और संपत्तियों के भी बरामद दस्तावेज हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान जुड़ गए फोन लाइन पर। नीलेश, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, 3000 से ज्यादा फर्जी खातों को खोला गया है और ये खेल आज का नहीं है, काफी लंबे समय से ये खेल चला आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ED के अधिकारियों को यह जानकारी मिली थी कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और स्कॉलरशिप जिन छात्रों को मिलनी चाहिए थी उनको ना मिलकर उसका गबन किया जा रहा है, जिसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर ED के अधिकारियों ने छापेमारी की। छापेमारी के बाद तमाम बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें से ये साफ निकल कर आया है, चाहे वो अल्पसंख्यक से जुड़े हुए छात्र हों, SC से जुड़े हुए छात्र हों, OBC या फिर पिछड़ा वर्ग से आने वाले छात्र हों, उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया, जिसमें बुजुर्ग हों, बच्चे हों, उनके नाम पर अकाउंट खुलवाए गए और उन्हीं अकाउंटों के माध्यम से जो है इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। 3000 से ज्यादा ऐसे अकाउंट और दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनसे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में
छात्रवृत्ति के नाम पर खासतौर पर उन छात्रों का हित मारने का काम किया गया है जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, कमजोर तबके के हैं, जो अपनी फीस समय पर स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में नहीं जमा कर पाते। उनके लिए सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति की योजना चलाई जाती है। उसके बावजूद अगर इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया तो जाहिर सी बात है, अब ये जब खुलासा हुआ है तो उत्तर प्रदेश के अंदर उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई का दौर चलेगा। खासतौर पर उन इंस्टीट्यूटों के ऊपर नजर रहेगी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी जिनके यहाँ पर हाल फिलहाल में छापेमारी हुई है। बीते दिनों अगर हम रसपतवार की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 42 जगहों पर छापेमारी हुई थी जहाँ पे तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं। अब वो इंस्टीट्यूट और वो कॉलेज रडार पर हैं और जल्द ही इनके ऊपर ईडी की तरफ से कार्रवाई होगी और मुकदमे लिखे जाएंगे। और जितना भी बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें से 29 लाख रुपए कैश और कुछ विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है, उन अधिकारियों के ऊपर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा अधिकारियों की तरफ से उन इंस्टीट्यूट के ऊपर पंजीकृत कराया जाएगा और साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए लखनऊ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में 53 मामलों में सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 3 साल में 53 मामलों की सजा सुनाई है। कई विधायकों की इस दौरान विधानसभा सदस्यता तक समाप्त हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले 3 सालों में कुल 53 मामलों में सजा सुनाई है और इस दौरान कई विधायकों की तो विधायकी भी रद्द हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 53 मामलों में सजा सुनाई है पिछले 3 सालों के अंदर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई विधायकों की विधानसभा सदस्यता तक समाप्त हुई है। अधिक जानकारी के साथ नीलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2020 और 23 के बीच अगर हम बात करें करीब 3 सालों के अंदर प्रभावी पैरवी की गई है अभियोजन विभाग की तरफ से, जिसका नतीजा रहा है कि 53 ऐसे माननीय नेतागण सामने आए हैं जिनके ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट से आरोप सिद्ध करने के बाद कार्रवाई के जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो अब्दुल्ला आजम जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक थे रामपुर से, उनकी सदस्यता निरस्त करने के भी आदेश एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। क्योंकि जिन अब्दुल्ला आजम की अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला आजम के ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे और उन मुकदमों की जब पैरवी कोर्ट में की गई और अदालत ने पूरे मुकदमे को सुना और सुनने के बाद 2 साल की जब सजा अब्दुल्ला आजम को सुनाई गई तो उसके बाद अगर हम एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के बाद की अगर हम बात करें तो विधानसभा का जो सदस्य होता है तो उसके ऊपर ये लागू होता है कि अगर किसी कोर्ट की तरफ से उनको 2 साल के ऊपर की सजा सुनाई जाती है तो ऐसी स्थितियों में उसकी जो विधानसभा की सदस्यता होती है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभियोजन विभाग की जो प्रभावी पैरवी रही है उसमें 53 ऐसे सांसद विधायक हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, उनको चिन्हित किया गया था, उनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे। एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अब इन 53 माननीयों के ऊपर सजा सुनाने के काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। कहीं ना कहीं इससे ये साफ संदेश देने का काम किया गया है कि अगर आप माननीय हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और आप कोई अपराध करते हैं तो आप भी उसी अपराधी के श्रेणी में आते हैं जैसे एक अपराधी को सजा सुनाई जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सीधा संदेश है कोर्ट का कि अगर आप अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर करते हैं तो चाहे माननीय हो आपको भी वही दंड भुगतना पड़ेगा जो एक आम अपराधी को भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सीधा संदेश देने का काम एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से किया गया जिसमें 53 जो माननीय थे उनको सजा सुनाने का काम किया गया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। और इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं रामपुर से, जहां पर अब्दुल्ला आजम का नाम अब मतदाता सूची से भी काट दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना के पत्र पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। आकाश सक्सेना ने जिला निर्वाचन अधिकारी को यह पत्र लिखा था। विधायकी रद्द होने के बाद बीजेपी विधायक ने यह पत्र लिखा था और पत्र पर सुनवाई करते हुए अब मतदाता सूची से भी नाम काटा गया है अब्दुल्ला आजम का। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले उनकी विधायकी रद्द की गई थी और अब मतदाता सूची से भी उनका नाम काट दिया गया है। तो अब्दुल्ला आजम का नाम अब मतदाता सूची से काटा गया है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना के पत्र पर यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। आकाश सक्सेना ने जिला निर्वाचन अधिकारी को यह पूरा पत्र लिखा था। विधायकी रद्द होने के बाद में बीजेपी विधायक ने यह पत्र लिखा था जिस पर कार्रवाई करते हुए अब अब्दुल्ला आजम का
नाम जो है मतदाता सूची से काटा गया है। इस पत्र के जरिए पत्र पर यह सुनवाई की गई और अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काटा गया। इससे पहले अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द हो चुकी थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से ये पत्र लिखा गया था और इस पत्र पर यह बड़ी कार्रवाई हुई। अधिक जानकारी के साथ फहीम खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। फहीम, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? मैं बता दूं कि अब्दुल्ला आजम खां का जिस तरह से मतदाता सूची से नाम काटा गया है, इससे पहले जो शहर विधायक हैं आकाश कुमार सक्सेना, उन्होंने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पत्र लिखने के बाद ये मांग की थी कि उनको 2 साल की सजा हो गई है, उनकी विधायकी रद्द हो गई है। इसी वजह से 2 साल की सजा होने के बाद उनका निर्वाचन बिल्कुल जो निर्वाचक नामावली है उसके अंदर से नाम काटा जाए। तो अब वोट देने का अधिकार भी अब्दुल्ला आजम से छीन लिया गया है। जिस तरह से आजम खां के साथ हुआ था, उन्हें 3 साल की सजा होने के बाद उनसे वोट देने का छीना गया था। तो अब राजनीतिक इतिहास में रामपुर का ऐसा पहली बार होगा कि आजम खां के परिवार से वोट देने तक का अधिकार छीन लिया गया हो। और इससे पहले उनकी दोनों की विधायकी भी चली गई है। तो सजा होने के बाद जिस तरह से आजम खां और आजम खां के परिवार की मुश्किलें बढ़ी हैं, वो मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी, क्योंकि अभी ये पहला मुकदमा था 2008 का जिसमें फैसला आया है। अभी मुकदमे बहुत सारे बाकी हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला है, फर्जी पासपोर्ट और फर्जी कई चीजों के मामले इसके अंदर है, और इसके साथ में जौहर यूनिवर्सिटी से लेके जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी मामले हैं। तो अभी मुकदमों की फहरिस्त बहुत लंबी है जिनके फैसला होना बाकी है, लेकिन इसी एक फैसले ने इनकी विधायकी को उजाड़ दिया है। और इससे पहले जिस तरह से 3 साल की सजा आजम खां को हेड स्पीच मामले में हुई थी, उसमें भी आजम खां की दुनिया को, जो विधायक वाली दुनिया थी उनकी, उसको उजाड़ दिया था। तो समाजवादी पार्टी को एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगा है और उसकी जो जमीन है वो रामपुर में खिसक रही है। और आने वाला जो उपचुनाव होगा वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में होगा, क्योंकि उपचुनाव अभी तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी रामपुर के अंदर हारी नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए फहीम। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब कानपुर की, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई अब की जाएगी। संपत्तियों को अगले हफ्ते कानपुर पुलिस कुर्क करेगी। इसके लिए कानपुर पुलिस ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इरफान सोलंकी की 6 से ज्यादा संपत्तियों की पहचान अभी तक की गई है और जल्द ही कुर्की की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू होगी। तो इरफान सोलंकी की संपत्तियों की कुर्की की यह कार्रवाई की जाएगी। अगले हफ्ते ये कार्रवाई शुरू होगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी। जल्द ही जब्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और संपत्तियों को अगले हफ्ते कानपुर पुलिस कुर्क करेगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं पुलिस की तरफ से। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रामजी शर्मा जुड़ गए। रामजी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? इरफान सोलंकी की संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई अब शुरू की जाएगी अगले हफ्ते। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के विधायक है इरफान सोलंकी, उन पर लगातार जो कार्रवाई पूरी तरह से की जा रही है, जिसको कार्रवाई के क्रम में उन पर जनरेशन कार्रवाई की गई थी। इसके तहत जो संपत्ति उन्होंने अवैध तरीके से अर्जित की है, उन संपत्तियों को जब्ती करने का कार्य शुरू है। जो पिछले हफ्ते उनकी 2 संपत्तियां जाजों के और द्वाल टोली में 2 संपत्तियां जब्त की गई। इसके साथ जो अन्य संपत्ति है जो जिसके कागजात जिसके साक्ष्य पुलिस के पास है, उन संपत्तियों को सोमवार से शुरू करने का कार्य पुलिस शुरू करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जो है जो एसीपी कोतवाली है उनको दी गई है। साथ ही थाना पुलिस को उसका आयोग बनाया गया। इन संपत्तियों को लगातार जब किया जा रहा है। जब पुलिस को जांच की थी जिस मामले पते थे, उस मामले में जब जांच की गई तो पता चला कि करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति है, जिसको गलत तरीके से दबंगे के दम पर भीम माफिया की संपत्ति विवाद थी,
उसकी दबंगई के दम पर कि अवैध संपत्ति से शक्ति मतलब अवैध संपत्ति को माफी चाहेंगे अवैध संपत्ति बनाई है। कुछ पूरे साक्ष्य जब पुलिस के हाथ लगे तो उसके बाद फिर लगातार ये कार्रवाई जारी है। अब सोमवार को और संपत्ति जो जाजमऊ में है, ग्वाल टोली में, नई सड़क में, उन सभी संपत्तियों को जब्त करने के साथ सोमवार से शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राम जी। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सियाना नगर पालिका के सफाई कर्मी के साथ दबंगों ने मारपीट की। दबंगों ने कूड़ा उठाने को लेकर सफाई कर्मी के साथ विवाद किया और विवाद के बाद धारदार हथियार दबंगों ने सफाई कर्मी को लहूलुहान कर दिया। सफाई कर्मियों ने सियाना कोतवाली पहुंचकर 3 दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव करौठी के पास की ये घटना बताई जा रही है। लड़ाई हो गई थी। कैसे हुई लड़ाई? कूड़ा पलटने जा रहे थे, आगे से आके 3 लड़के झपटे। किस पद पर तैनात है? नगर पालिका में। नगर पालिका में। तो आपने तहरीर दी है? तहरीर दी है? लड़ाई हो गई थी। कैसे हुई लड़ाई? कूड़ा पलटने जा रहे थे। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर हजरतगंज LIC बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई। ट्रांसफार्मर में ये भीषण आग लगी है। ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने की वजह से ये आग लगी है और इस आग की चपेट में गार्ड भी आ गया है। गार्ड को फिलहाल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट के बाद राहगीर भी आग की चपेट में आया। हजरतगंज कैथेड्रल चर्च के सामने LIC बिल्डिंग कैंपस में ये भीषण आग लगी और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आग बुझाने के लिए वहां पर लगातार कोशिश भी की गई। ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने से आग की चपेट में जो गार्ड था वो भी आ गया। काफी भीषण ये आग लगी थी। हालांकि आग किस वजह से लगी है, कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। और जो ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट के बाद में जो वहां आसपास में जो राहगीर था वो भी इस आग की चपेट में आ गया। हजरतगंज कैथेड्रल चर्च के सामने LIC बिल्डिंग के कैंपस में ये भीषण आग लगी है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं गार्ड को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो इस आग में झुलस गया। ब्लास्ट के बाद में राहगीर भी इस आग की चपेट में आ गया। हजरतगंज LIC बिल्डिंग में ये आग लगी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आग बुझाने की भी कोशिश वहां पर की गई। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से ये कोशिश की गई है। जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उसके जरिए इस आग पर काबू पाने की ये कोशिश की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो गार्ड इस भीषण आग की चपेट में आया उसको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हजरतगंज LIC बिल्डिंग में ये भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद राहगीर भी इस भीषण आग की चपेट में आ गया। नीलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीलेश, क्या कुछ अपडेट है इस आग को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि हजरतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पौष इलाके में LIC बिल्डिंग है, जहां पर अचानक से LIC बिल्डिंग के बाहर जो ट्रांसफार्मर रखा था उसमें ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के कारण पास में ही खड़ा जो गार्ड था वो झुलस गया है। राहगीर निकल रहा था वो भी झुलस गया है। साथ ही साथ जब पुलिस को इसकी सूचना दी गई तो मौके पर जो फायर आग पर काबू पाने वाला जो सिलेंडर होता है उसको मौके पर लाया गया। उसके माध्यम से आग को बुझाया गया है। जो घायल अवस्था में गार्ड और एक राहगीर थे उनको सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि एकाएक ट्रांसफार्मर फट जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या LIC बिल्डिंग के बाहर जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ था वो कम लोड का था कि अचानक से वो फट गया। अमूमन देखा जाता है कि ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ते हैं या फिर तार में शॉर्ट सर्किट होता है, उसके बाद ही इस तरीके की घटना होती है। लेकिन एकाएक इस तरीके की घटना ये जरूर कह रही है कि या तो बिल्डिंग में जो है लोड ज्यादा चल रहा था या फिर जो ट्रांसफार्मर है वो काफी पुराना था, उसकी देखरेख में चूक हुई है जिसके कारण ये हादसा हो गया। फिलहाल नीलेश, ये तो पूरा खैर जांच का विषय है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जो राहगीर इस आग की चपेट में आया, जो गार्ड आग की चपेट में आया, उनकी हालत कैसी है? देखिए, दोनों लोग जो है झुलस गए हैं और झुलसने के दौरान उनको सिविल अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती किया गया है जहां पर इलाज किया जा रहा है। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक वो जो झुलसे हुए हैं उनको रिकवर करने में कुछ समय लगेगा। तो ये कुछ दिन ये लोग बर्न वार्ड में भर्ती रहेंगे, उसके बाद इनको रिलीज किया जाएगा और
कहीं ना कहीं आग में जब कोई व्यक्ति झुलसता है तो उसको रिकवर होने में समय लगता है। डॉक्टरों के बिल्कुल। मुताबिक फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर है। ठीक है, शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है गाजीपुर से, जहां पर सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अखिलेश यादव और सपा पर राजभर ने सीधा निशाना साधा है। आपको बता दें कि 4 बार सपा की सरकार रही और 4 बार उन्होंने व्यापार किया, ऐसा कहना है ओम प्रकाश राजभर का। पूरे प्रदेश में सपा को गुंडा राज की संज्ञा मिली हुई है, ऐसा कहना है ओम प्रकाश राजभर का। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए ओम प्रकाश राजभर नजर आए हैं। और 4 बार व्यापार किए और पूरा प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोग गुंडा राज की संज्ञा देते हैं और आज भी वो मोहर हटी नहीं है और उनके साथ हम रहे हैं। कौन सा व्यापार किए, दुनिया को धोखा दिए हैं, हमको भी धोखा दिए हैं। ये अति पिछड़ों के दुश्मन लोग हैं। हक की बात करिए तो बुरा है। और मोशन में आरक्षण खत्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने। उसमें सब बिजनेस राजभर का है। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण लागू है, 12 जातियां उसका लाभ ले रही हैं, बांट करके सभी जातियों को उसका लाभ दिया जाए। ये नहीं दिखाई दिया। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया, उसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। ये बात नहीं समझ में आई। जब पुलिस की भर्ती हो रही थी तो पुलिस लाइन तोड़ी जा रही थी, क्यों? कौन बिजनेस कर रहा था? बनारस की पुलिस लाइन रात को तोड़ दी गई। इटावा से समाजवादी पार्टी के लोग ला करके भर्ती कर दिए, बनारस मंडल के लोग नहीं हुए, तब पुलिस लाइन तोड़ दी, 4 दीवारी तोड़। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कानपुर देहात के मंडोली गांव में हुई घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर संयुक्त विपक्षी मोर्चा ने अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह को ज्ञापन दिया। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने बताया कि एक तरफ सरकार कह रही है कि न्याय करेगी, लेकिन सरकार की प्रतिनिधि महिला कल्याण मंत्री ने कहा कि इसमें डीएम की गलती है और उनके पति कह रहे हैं कि औरतों को आग लगाने में उनकी नीयत है। साथ ही पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने कहा कि महिला कल्याण मंत्री के पति ऐसे बयान देते हैं, इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला बहुत ही दुखद है। एक तरफ लोग कह रहे हैं सरकार न्याय करेगी, बहुत चिंतित हैं योगी जी, लेकिन उनके जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, एक तो महिला कल्याण मंत्री है। अब ये क्या महिला कल्याण करेंगी? पहले दिन उन्होंने कहा डीएम की बहुत गलती है, अब वो अधिकारियों को बचा रही हैं। और उनके पति जो हैं वो तो इतना निंदनीय बयान दे रहे हैं कि औरतों को अपने आप आग लगाने में उनकी जैसे नीयत है, उनकी टेंडेंसी है। ये कौन सी बात हुई? तो सती प्रथा सही है, जो औरतें जहेज के लिए दूसरे मामलों में जला दी जाती हैं, वो सब ठीक है, वो खुद ही कर रही हैं। ये बहुत ही गलत बयान है और एक महिला कल्याण मंत्री के पति इस तरह का बयान दें, ये बयान ऐसा है जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वहीं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को डंडों से मारने का पुलिस पर आरोप लगा है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस पर पीटने का भी आरोप लगा है। पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।